नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम उस खबर पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जिस पे आज दुनिया की तमाम आँखें उसके तरफ देख रही हैं। आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं अमेरिका-वेनेजुएला विवाद को लेकर। आज अचानक से खबर आती है कि वेनेजुएला पर अमेरिका के तरफ से बम बरसा दिए गए। अब ताज़ा मामला क्या है, पुराना मामला क्या है, इन सारे मुद्दों पे जानकारी के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। शांतनु राय, जो लैटिन अमेरिका मामलों के जानकार हैं, और विशाल तिवारी, जो हमारे संपादकीय सलाहकार हैं। तो इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए सबसे पहले हम शांतनु राय की तरफ चलते हैं और उनसे सीधा जानते हैं कि आखिर दोनों देश के बीच क्या विवाद है? क्या नशा को लेके इस तरह से अमेरिका ने कड़ी कार्रवाई की है या मामला कुछ और है? जी शांतनु। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभिरंजन जी। आखिर हम इस कार्यवाही को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमले किए हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारक देशों में से एक है और यह कदम वाशिंगटन और काराकास के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में सीधे तौर पर शामिल रहेगा। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण की हम टाइमलाइन को देखें तो ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका निकोलस माडुरो की राष्ट्रपति चुनाव में उनकी वैधता पर सवाल खड़ा कर चुका है। उन पे कड़े आर्थिक प्रबंध लगाए गए थे, जिससे वेनेजुएला के तेल निर्यात पर असर पड़ा था और विपक्षी प्रतिद्वंदी जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है, उनको भी अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने निकोलस माडुरो पे नार्को टेररिज्म और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और वेनेजुएला ने इन आरोपों का खंडन किया था। तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी समय से तनावपूर्ण चले आ रहे थे। तो इस घटना के पीछे आप देखेंगे तो काफी इतिहास रहा है दोनों देशों के बीच, जिसकी वजह से ये सैन्य कार्रवाई हमें देखने को मिली है। जी विशाल जी, मैं आपसे सीधा जानना चाहूंगा कि जो मैं अभी चर्चा के पहले जो मैं पढ़ रहा था, चीजों को देख समझ रहा था, तो उसमें मुझे ये मिला कि अभी जो राष्ट्रपति हैं, इनके पहले जो राष्ट्रपति बने थे, उनके साथ भी जो है अमेरिका की तनातनी लगातार बनी रही। तो ऐसे में मैं जब पढ़ रहा था तो ये भी जब सोचा तो यही देखा कि पाया कि समय बदला, साल बदला, लेकिन नहीं बदले तो दोनों देश के बीच रिश्ते अभी भी वैसी ही तल्खी है। और एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि वेनेजुएला जो है न ड्रग्स, नशीले पदार्थों का जो है हमारे देश में वो तस्करी कर रहा है, इसलिए हम ये अटैक कर रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है कि मामला नशीले पदार्थ के तस्करी का है या फिर अमेरिका की नज़र तेल भंडार पे है? अभिरंजन, देखिए, जाहिर तौर पे बड़ा ही चौंकाने वाला ये हमला या कार्रवाई, जो भी इसे हम नाम दें। कुल मिलाकर क्या है कि अमेरिका की ये दादागिरी है, ठीक है? दुनिया में नहीं होता है कि आप होते कौन हैं? भाई, कोई एक संप्रभु राष्ट्र है ना? उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। अगर कोई कहीं पर कोई सरकार गलत है, उसका मुखिया गलत है, लगता है कि भाई उस देश का जो न्याय प्रणाली जो है, वो न्याय नहीं कर पा रही है, तो आप उसको, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है ना, इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, संयुक्त राष्ट्र है, तमाम मंच हैं जिसको बनाया गया है। अगर इसी तरीके की कार्रवाई अगर करनी होती तो ये सब जितने अंतर्राष्ट्रीय फोरम बने हुए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो भाई हम लोग सब आम नहीं होता है कि अगर हम लोग सब कोई आमने-सामने फरियाद लेते हैं। भाई, हमारी और आपकी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए एक पूरी न्याय प्रक्रिया बनी हुई है। पुलिस पूरी व्यवस्था बनी हुई स्टेशन है, पूरी व्यवस्था बनी है, स्टेशन है, कोर्ट है ना? तो ये तो जिसको अमेरिका को एक कहा जाता है ना कि भाई वो अंकल सैम टाइप, उसको एक संबोधन दिया जाता है। अब उसमें अभी मैं बताऊं कि कुछ दिनों पहले एक बड़ी मशहूर डॉक्यूमेंट्री हमने देखी। मैं आपको उसका नाम भी दूंगा, लिंक भी दूंगा। एक बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने बनाई, कि जो हेनरी किंग सीजर जो थे अमेरिका के विदेश मंत्री, माना जाता है कि जो पूरी अमेरिका की विदेश नीति जो रही पिछले मतलब विश्व युद्ध के बाद, तो उसको
किंग सीजर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। तो कैसे अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाया, इस्तेमाल किया अपने हिसाब से, मतलब भले अमेरिका को बड़ा डेमोक्रेट, बड़ा दुनिया में बड़ा न्यायप्रिय और लोकतंत्र और ये वो तमाम जितने शब्द लिबरल हो सकते हैं कि भाई वो, लेकिन उसने अपने हितों के लिए, मूल में हम आते हैं, उसने अपने हितों के लिए दुनिया में जितने सैनिक कार्रवाइयाँ की, जितने लोग मारे गए, कंबोडिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, अफ्रीका के कई देश, लैटिन अमेरिका में अभी करीब 90 के पहले पनामा में इन्होंने ऐसी ही एक कार्रवाई की थी। तो क्या है कि ये मतलब अमेरिका ये मानता है, जैसे जो अमेरिका का इतिहास आप देखेंगे तो कोई अमेरिका शुरू से जैसा आज वो है वैसा था नहीं, उसमें कई आसपास के छोटे-छोटे देश जो है जुड़ते गए थे। अभी आपको ध्यान होगा कि ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनते ही कनाडा को ऑफर दिया था या धमकी दी थी कि भाई तुम हमारे जो 91 मतलब 50 स्टेट हैं, तुम 91 हमारे जो है 51th स्टेट आप बन जाओ, मतलब फायदे में रहोगे, इस टाइप से। तो क्या है कि आप जो है ना कुछ चीज़ों का चोला पहन के जो अमेरिका, देखिए हम नहीं कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का क्या आप मतलब उनकी जो है उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं। एक आरोप है कि भाई सबसे बड़ा कि विपक्ष को जगह नहीं देना, है ना, जो चुनाव हुए वो विपक्ष मानता है या कई और लोग मानते हैं। एक व्यक्ति जिनको कि अभी नोबेल शांति पुरस्कार भी कुछ दिनों पहले मिला था, मुख्य वहाँ पर मतलब मेन अपोजिशन लीडर वो थे। तो ठीक है, वो एक पूरी प्रक्रिया है। मान लीजिए अमेरिका दुनिया के कई देशों में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ही हम कहीं और नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में अमूमन आज़ादी के बाद से कभी भी कोई लोकतांत्रिक सरकार जो है 5 सालों का टर्म पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन अमेरिका से रुश्ते उसके अपने सहज रहे हैं, है ना? वो वहाँ पे सैनिक शासन के साथ उसका वो रहा है। जबकि अगर आप जिस नैतिकता और मोरालिटी की बात करते हैं, तो उस मोरालिटी के तहत तो आपको अगर जिस बिना पे आपने कार्रवाई तो छोड़िए, आप किसी को डपटते तक नहीं हैं। अगर पाकिस्तान में अगर हम, चूँकि पाकिस्तान चूँकि हमारे पास में है, मैं इसलिए उसका उदाहरण ले रहा हूँ। दुनिया में से कई देश हैं कि जहाँ पर कि आप मतलब नहीं होता है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, मतलब मुझे जो सूट करता है, हमारे जो उसके सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट हैं, तो उसमें आप एक पूरी प्रक्रिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अभी इसमें हम नहीं जाएँगे कि भाई जो राष्ट्रपति जो हैं उनके साथ क्या समस्या है, उनके क्या कथित जो आरोप है कि वो जो पूरा ड्रग्स माफिया को, मतलब एक प्रकार से जो अमेरिका का जो टर्म है कि ड्रग टेररिज्म, आतंकवाद, है ना, वो एक उनका सबसे बड़ा वो है। जबकि इसके पीछे ये था कि जो ह्यूगो चावेज जो थे, माना गया कि एक अचानक से जब वो पिछले 25 सालों से जिस पार्टी से ये हैं, तो ह्यूगो चावेज का बहुत बड़ा स्टार माना गया, मतलब पिछले सालों में जब उनका उभार हुआ। मतलब जहाँ पे अमेरिका है तो वो क्षेत्रीय दादागिरी अमेरिका की शुरू से रही है, वो चाहे क्यूबा को लेकर हो। अब पनामा की ही बात थी, तो पनामा नहर का राष्ट्रीयकरण, मतलब जो लोग उस पूरे क्षेत्र के इतिहास को, लातीनी अमेरिका के इतिहास को, नॉर्थ साउथ अमेरिका के इतिहास को जानते हैं, तो उसके साथ अमेरिका का रहा है कि भाई आप हमारे इशारों से पे चलिए, नहीं तो फिर हम आपको ठीक कर देंगे वाला मामला, ठीक है। और कैसे ठीक किया जाता है ये आज अमेरिका ने दिखाया भी। अब कथित तौर पे, है ना, अब हम बात करें इराक वाले मसले की। इराक में भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ इन्होंने वैसे ही किया था कि भाई आपके खिलाफ रासायनिक हथियार हैं और आपने पूरा वो उतार दिया। और वो रासायनिक हथियार आज तक दिखा नहीं, कहीं वही है ना, मैंने कहा ना कि मैं आपको आज संभवतः मैं आपके साथ साझा करूँगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण वो डॉक्यूमेंट्री है, करीब 2.5-3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है कि अमेरिका ने कैसे जैसे अभी हमारे पड़ोस में जो बांग्लादेश की ही हम बात करें, जो 1971 में जिस प्रकार से एक कैसे नरसंहार हो रहा था, ना जाने मतलब ठीक-ठाक मतलब करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, है ना? मतलब कोई उसका कोई काउंट नहीं कितने लोग मारे गए। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा था। आपने चुप्पी साध रखी थी और बाकायदा आपने उसकी निंदा करने की जगह
आप जो है आपने बाकायदा उसको डिफेंस करने का प्रयास किया। तो मेरा मतलब ऐसे तो कई सारे उदाहरण हैं। मेरा ये कहना है ना कि एक पूरी प्रक्रिया होती है ना? जिसके तहत आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, है ना? अगर आपको लगता था तो ना कि इस प्रकार से फिर कोई संप्रभु राष्ट्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर जो जहाँ पर मजबूत है वो अपने हिसाब से अपने जो अगर कोई छोटा-सा राष्ट्र है उसको जब मन तब दबा देगा। तो फिर तो जो पूरी जो दुनिया मतलब एक व्यवस्था हमने संयुक्त राष्ट्र के तहत 1945 के बाद बनाई, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो मेरा तो ये है कि तमाम चीज़ों के बावजूद एक मतलब बड़ा ये खतरनाक ये चीज़ है कि भई आपने एक बहुत ही गलत नज़ीर जो है ना वो पेश की है और इस पे मुझे लगता है कि दुनिया ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। कुछ एक लोगों ने ही इसको जैसे अर्जेंटीना ने शायद संभवतः इसका स्वागत किया है। हो सकता है कुछ उसकी अपनी समस्याएँ हों। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया को कार्य एक प्रतिक्रिया जो है सधी हुई है। हम पहले से ही रूस और यूक्रेन में हम मतलब फँसे हुए हैं और जिस ज़ोन में ये पूरी कार्रवाई हुई है, वो बड़ा ही एक बड़ा शांत अभी पिछले कुछ समय से आप पूरी दुनिया पे निगाह डालेंगे तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है। अफ्रीका, मिडल ईस्ट, है ना? यूरोप तो एक क्षेत्र जो पहले से बहुत शांत है, वहाँ पे ठीक है, हर जगह पे अपनी समस्याएँ होती हैं, मतलब भारत ही है। भारत में एक नक्सल मूवमेंट और अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। लेकिन जो जैसे कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहे हैं, एक नया मोर्चा और नए साल में मतलब 1/4 सदी के बीत मतलब कि हम मतलब सवा सदी के बाद जो है नई एक उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। ये कहीं से जो है जब हम ये मान के चल रहे थे कि एक ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं जहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध और इस तरीके की चीज़ों से शायद पीछा छूटे। लेकिन एक नया मोर्चा ये ट्रंप ने खोला है और मुझे लगता है इसके पीछे ज़ाहिर तौर पे एक बड़ी मंशा जो है वो तेल भंडार है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। जी। विशाल जी, मैं शांतनु राय के तरफ चलूँगा, उससे पहले मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि अमेरिका जो है वियतनाम पे भी इसी तरह के आरोप लगाकर हमले किए थे और हुँ, जब तक चीज़ें समझ में आती तब तक वियतनाम का सब कुछ बिगड़ चुका था। सेम हाल जो है सद्दाम हुसैन के साथ रहा। उनके देश पे हमला किया गया और ये बताया गया कि आपके पास रासायनिक हथियार है और जब हुआ तो मिला कुछ नहीं। दूसरी तरफ जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि अपने हिसाब से चीज़ों को अमेरिका हैंडल करता है और अभी बताया गया कि वेनेजुएला में जो है चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई हैं और इसके बाद जो है वहाँ के विपक्ष को लगातार अमेरिका की तरफ से हवा मिल रहा है। आप जब बांग्लादेश की हुँ, तरफ जब मुड़ेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ भी जो है लोकतंत्र पे लगातार हमला हो रहा है और अमेरिका चुप बैठा हुआ है। तो मैं अब शांतनु राय की तरफ चलूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर अमेरिका ये दादागिरी क्यों कर रहा है? क्यों ज़बरदस्ती किसी का तेल कब्ज़ा करना चाहता है, किसी का नेचुरल रिसोर्स कब्ज़ा करना चाह रहा है? क्योंकि वहाँ सोना का भी भंडार है, नेचुरल गैस है, तेल है और जहाँ तक मैं पढ़ रहा था, तो शायद 47,000 अरब लीटर तेल जो है उसके पास मौजूद है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस जैसे विशाल सर ने भी बहुत विस्तृत तरीके से अमेरिका के दादागिरी के बारे में बताया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ग्लोबल नॉर्म्स और लिबरल इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, बट वो बात तभी तक करता है जब उसके हितों में टकराव ना हो। जहां उसके हित आते हैं वो अपने पावर से, अपने इकोनॉमिक माइट से इसी वर्ल्ड ऑर्डर को, इसी लिबरल ऑर्डर को कुचलने का काम करता है। आखिर हम देखें तो ब्रिटेन ने वर्षों तक जब विश्व में शासन किया तो वो सिर्फ अपने नेवी फ्लीट्स और अपने इकोनॉमिक माइट की वजह से नहीं किया। ब्रिटेन एक लिबरल ऑर्डर को प्रोपोगेट करता था। वैसे ही हम अमेरिका में देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो एक हेगेमन के रूप में उभरा है, वो सिर्फ अपने सैन्य बल और अपने इकोनॉमिक माइट की वजह से नहीं, उसने एक लिबरल ऑर्डर की परिकल्पना की, उसने एक लिबर्टी की बात की। बट जहां हम देखते हैं, जहां रशिया यूक्रेन क्राइसिस में हम देखें, रशिया पे सैंक्शंस लगाते समय अमेरिका यही दावे करता है कि रशिया यूक्रेन में जो कर रहा है वो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के कैसे अगेंस्ट है। बट अमेरिका वही कार्य अफ्रीका में करता है, उसने यही कार्य पनामा में किया, यही कार्य होंडुरास में किया। सेंट्रल अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें अमेरिका ने दखल न दिया हो, जिसमें उसने
डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के नाम पे सरकारें न बदली हों। अमेरिका अपने हितों के लिए तानाशाहों को भी बैठाता रहा है। अगर इराक में देखें तो उसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के इराक में जो किया, आज तक वहां कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो अमेरिका जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करता है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी आयरनी है, क्योंकि हम जहां की देखें अमेरिका के लिए सिर्फ उसके हित मायने रखते हैं और कुछ भी मायने नहीं रखता है। अमेरिका के लिए अपने हित मायने रखता है, कुछ और मायने नहीं रखता। ये तो हम अपने आसपास भी देख रहे हैं विशाल जी। ऐसे में जब मैं पढ़ रहा था तो एक एंगल मुझे ये भी दिखा कि वेनेजुएला जो है वो रसिया से अपना हथियार खरीदता है। तो कहीं ये एंगल तो नहीं कि वो वेनेजुएला पे दबाव बना के तेल गैस अपने अंडर में लेना चाह रहा हो और प्लस ये भी चाहता हो कि वेनेजुएला जो है हथियार हमसे खरीदे। देखिए विजन, अभी जैसे आपने कहा कि जैसे आपने वियतनाम की बात की, तो 91 के बाद जब से सोवियत संघ टूटा, है ना, जो उसके पहले दुनिया एक टर्म था कोल्ड वॉर, है ना, शीत युद्ध के दौर में हम पूरी दो खेमों में, मतलब भारत का था, भारत जैसे और भी कुछ देश वो कहते थे कि नॉन अलाइन मूवमेंट हम चला रहे हैं, लेकिन हाँ मोटे तौर पे दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। उसमें था, अब जैसे कि जर्मनी था, वियतनाम था, कई ऐसे जगह थी तो जहां पर कि एक वैचारिक जो है ना, वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आज भी आप देखेंगे तो उसमें अमेरिका खुल के उन लोगों के साथ रहता था या उनके खिलाफ कार्रवाई करता था, जो कि उसके अगर साथ में है तो उनके लिए भी लड़ता था, और जो उसके खिलाफ है उनके खिलाफ। तो अब जैसे कि वियतनाम की आपने बात की थी, तो वहाँ भी वियतनाम दो भागों में उस प्रकार से एक वो था, वहाँ पर एक जो है वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन का एक प्रभुत्व था, है ना। तो अब जैसे कि कुवैत की, अगर इराक की भी हम बात करें तो उसमें कुवैत एक बड़ा फैक्टर था, उसमें जो लड़ाई जो शुरू हुई थी। तो अमेरिका अभी पिछले कुछ समय में ही, जैसे आपने जो सवाल जो हमसे पूछा, जैसे अभी भारत के खिलाफ ही जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए, उसके पीछे क्या मकसद था कि भाई आप रसिया से तेल नहीं खरीदो, जबकि खुद ही पुतिन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका जो है अपने परमाणु ईंधन के लिए हमसे चीजों को ये खरीदता है। तो ये तो अभी जैसे आज ही हमने एक रिपोर्ट देख रहे थे, एक बहुत खतरनाक चीज है, मतलब हम इसको पॉलिसी मेकिंग से अलग हट के हम देखें तो ट्रम्प का इन्वेस्टमेंट, ट्रम्प का अपना खुद का विकास, जैसे दुनिया में ट्रम्प जहां भी जो भी निगोशिएशन कर रहे हैं तो वहां पे उनके निजी हित भी जुड़े हैं। ये आज न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट थी, मतलब ये एक बड़ी मतलब अच्छी चीज नहीं है कि, चूंकि क्या है कि आज अमेरिका और भारत के रिश्ते जैसे होता है ना, ठंड में हम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं। मैं इस पे जोड़ना चाहता हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही नोएडा के मार्केट में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों ने बिल्डर ट्रम्प कहा, क्योंकि ट्रम्प जो है रियल एस्टेट के क्षेत्र में है और भारत में भी अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ट्रम्प को कहा कि ये ट्रम्प अमेरिका के सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है, ये बिल्डर ट्रम्प है। जी, कंटिन्यू कीजिएगा विशाल जी। हाँ हाँ, नहीं जैसे अब वही बिल्डर है, एआई है ना, कुछ इस तरीके से और भी जो 3-4-5 सेक्टर्स हैं जहां पर कि ट्रम्प की कंपनियों के अपने निवेश हैं, तो वो वहां पर वो अपने हितों को भी देख रहे हैं। वो साथ साथ ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे भारत जैसे देश, मतलब जिसमें कि पिछले बहुत लंबे समय तक काफी मेहनत के बाद भारत और अमेरिका एक बहुत ही मैच्योर, और जिसको कहा जाता था कि नेचुरल अलाई से आज, मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने ठंडे हो जाएंगे, है ना। ये मतलब हाँ, मतलब सभी लोगों को बड़ा ये शॉकिंग है। मतलब कुछ लोगों ने इसको, चूंकि अमेरिका की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत भारत एक प्रकार से उसका हिस्सा था, जो चीन के आक्रामक जो है रवैया, खासकर साउथ एशिया में, उसको लेकर भारत जो है अमेरिका की रणनीति का बड़ा एक महत्वपूर्ण जो क्वाड है, और भी कई इस तरीके से फोरम जो थे, तो मतलब अमेरिका और भारत काफी नजदीक आए। मतलब ऐसा बहुत कम था कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कोई इशू था,
लेकिन ट्रंप ने अपने हितों और बहुत एग्रेसिव जो वो सो कॉल्ड जो है ना, जो मेक अमेरिका वंस अगेन ग्रेट का जो नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट वन अगेन। हाँ हाँ, है ना, तो वो एक खास किस्म का जो है ना, मतलब उसको हिंदी में कहते हैं संरक्षणवाद, है ना, जो अमेरिका ओपन इकोनॉमी, लिबरलिज्म और तमाम जो कैपिटलिज्म के जो मूल सिद्धांत है उसके विपरीत अब जाकर चीजों को आपने करने का वो किया। तो अभी ट्रंप जो बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हैं, तो देखिए क्या होता है ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर जैसे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते, जो विश्वास में जो दरार आई, तो इसको भरने में बहुत समय लगेगा। फिर भारत भी अब अपने हिसाब से अल्टरनेट खोजेगा कि भाई कल के डेट में आप जब चाहोगे हम आप पे बहुत विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो हम अल्टरनेट, मतलब पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि कई ऐसे देशों में भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहां पर कि अमूमन हमने नहीं सुना होगा। जी वहां जी पर जी। कई रिश्तों ऐसे देशों के साथ हम छोटे छोटे जो हमारे जो कूटनीतिक व्यापार है ना, व्यापार और कूटनीति जिसको कहते हैं, तो वहां पर हम समझौते लगातार कर रहे हैं कि हम एक अल्टरनेट बिल्ड करें हर एक देश के साथ। जो छोटी छोटी जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है, हम किसी और पे वो है, डिपेंडेंट है। तो जो आपने कहा कि जो मूल सवाल आपका था कि क्या रूस से हथियार, और देखिए जाहिर सी बात है कि देखिए जब दो लोगों के बीच जब लड़ाई होती है या दो लोगों के बीच जब तनातनी होती है, तो जो आदमी कमजोर है तो वो जाहिर तौर पर दुनिया में मतलब आसपास देखेगा कि भाई मेरे साथ कौन आ सकता है, कौन उसको, जैसे कि अब मैं यहाँ पे बहुत एक ऐतिहासिक संदर्भ आपको दूंगा। मतलब 1962 के आसपास का क्यूबन क्राइसिस, उस समय था कि भाई वहां पर जो है सोवियत रूस ने जो है वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी थी क्यूबा में। जैसे नेटो बना, तो नेटो क्यों बना कि भाई रशिया काफी पावरफुल था और यूरोप के देशों को डर था, तो वो एक जी छतरी तरह लामबंद हुए। तो उसी प्रकार से लैटिन अमेरिका में भी जिसको नहीं कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जी बिल्कुल। तो वो थ्योरी, वो मतलब वो चीज जो है हर जगह लागू होती है। तो भाई अगर वेनेजुएला या मतलब पूरे लैटिन अमेरिका में मतलब क्यूबा हो गया, कोलंबिया हो गया, जहां पर भी अमेरिका ने दादागिरी, नहीं होता है कि भाई आप अपने टर्म्स पे लागू करना चाहोगे, अगर आप बहुत, मेक्सिको ही है, मेक्सिको के साथ भी अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, बाकायदा बिल्कुल। इन्होंने तो दीवार भी बनाई। तो अब जाहिर सी बात है कि वो उस खेमे में भाई रशिया है। अभी चाइना क्या है कि चाइना अभी खुल के नहीं खेल रहा है दुनिया में, मतलब वो बड़ा डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करता है, मतलब खुल के खेलता भी। जैसे कहा जा रहा है कि वहां पर एक चीनी प्रतिनिधि, अभी जब इनको हमला हुआ है उससे पहले कोई चीनी प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर शायद मतलब मीटिंग में था। ये अपुष्ट मीडिया जी है, अब अभी तो खबरें इसको आ रही कंफर्म नहीं किया जा सकता है। तो हो सकता है कि तात्कालिक कार्रवाई, क्योंकि चीन खुल के कुछ बोलता नहीं है ना वो दिखता है, वो एक अलग तरीके से दुनिया को शेप कर रहा है। वो आर्थिक रूप से अपनी जो प्रभाव है और उसके हिसाब से वो दुनिया पे अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि शांतनु जी से एक अच्छा सवाल ये होगा कि जो वहाँ की जो पूरी पॉलिटिक्स है वेनेजुएला की, लैटिन अमेरिका की, है ना, जो कि एक आरोप ये भी है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े इस हमले के उसमें, कि जो अब कहा जा रहा है कि वहां पर अब आगे क्या होगा। अभी तो जैसे उपराष्ट्रपति वहां पर जो है वो शायद राष्ट्रपति का पद लेंगे। दूसरा ये है कि जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो आएंगे, तो उनके आने से वो चीजें कैसे बदलेंगी, क्या अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते किस ओर जाएंगे, और जाएंगे तो फिर जो जिन संसाधनों को लेकर जिस पे मूल मतलब कहा जा रहा है कि जो जिसके पीछे जो मूल लड़ाई है वो तेल भंडारों को लेकर है, जिस पे अमेरिका की निगाहें जो है बहुत दिनों से टेढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि शांतनु जी इस बारे में हमें अच्छी जानकारी और चीजों को थोड़ा सा विस्तार दे तो हम लोग की समझ जो है और बेहतर होगी इस बारे में।
जी शांतनु। सर सर अगर हम किसी भी देश की विदेश नीति को देखें तो वो नीति की कुछ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क्स और उस समय देश के सर्वोच्च या तो राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री उन पे निर्भर करती है। जैसे अगर हम भारत का उदाहरण लें तो जो हमारी पंचशील का जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ऊपर से अगर हम लीडर्स में देखें तो हम अपने फॉरेन पॉलिसी को डिवाइड करते हैं नेहरूवियन ईयर्स में, इंदिरा गांधी का दौर, फिर आई के गुजराल, फिर हम देखें तो नरसिम्हा राव के दौर में क्या हुआ और उसके बाद नरेंद्र मोदी का फॉरेन पॉलिसी इरा। तो लीडर फॉरेन पॉलिसी को भी शेप करता है और जो हमारे फाउंडेशनल फ्रेमवर्क्स होते हैं। वैसे ही अगर हम अमेरिका में देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, खासतौर पे उनके दूसरे कार्यकाल में, वो बहुत लोगों के समझ के परे हैं कि वो कैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं और वो अपने या तो वो अमेरिका को फर्स्ट रख रहे हैं या तो अपने स्वार्थी हितों को पहले रख रहे हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वेनेजुएला में अब इसके आगे क्या होगा। अगर हम देखें तो ऐसे ही सन 1989 में पनामा के आर्मी कमांडर थे, उनको फिर यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया था जहां पे उनपे कोर्ट में मुकदमा चला। तो ऐसे हम देखें निकोलस माडुरो पे अमेरिका ऑलरेडी बाउंटी घोषित कर चुकी है क्योंकि अमेरिका निकोलस माडुरो को नार्को टेररिस्ट मानती है। तो ये देखना होगा कि अमेरिका में उनपे अब आगे क्या कार्यवाही होती है और आखिर हम इस हमले में वैश्विक तेल बाजार और भारत पे क्या असर पड़ेगा। अगर इसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि वैश्विक तेल बाजार पर कुछ खासा असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ने जिस पोर्ट को अटैक किया है, लागुएरा पोर्ट को, वो तेल निर्यात के लिए यूज नहीं होता है और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे पहले से ही सैंक्शंस लगा रखे थे उसकी वजह से तेल का जो निर्यात है वो पहले से ही आधा हो चुका था और बहुत ही कम तेल की आपूर्ति हो रही थी। और वैश्विक कच्चे तेल बाजार में मुझको नहीं लग रहा कि ज्यादा उथल पुथल देखी जाएगी। इसका कारण यही है कि वेनेजुएला की तेल आपूर्ति पहले से ही बाधित थी। और आखिर हम भारत के दृष्टिकोण से इसको देखें तो मुझे लगता है कि भारत वेनेजुएला पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है कच्चे तेल के लिए, तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि हम पे कोई सीधा असर पड़ेगा। और विशेषज्ञों के अनुसार भारत कच्चे तेल आयात का इस पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी कुछ कंपनियां जैसे ओएनजीसी का कुछ निवेश है वेनेजुएला की कंपनियों में, बट वो इतना नहीं है कि हम पे कुछ खासा प्रभाव पड़े। रही बात वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति की, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है क्योंकि बहुत ही देशों का इस पे मिक्स्ड रिएक्शन रहा है। कुछ देशों ने इसका समर्थन किया है और कुछ देशों ने इसके खिलाफ भी बोला है। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो वॉर ऑन ड्रग्स है, सो कॉल्ड वॉर ऑन ड्रग्स, ये वॉर ऑन टेरर की तरह जाता है कि इसका कुछ आगे इसके क्या दूरगामी परिणाम होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी कुछ इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी हम बात कर रहे थे अमेरिका वेनेजुएला विवाद को लेके। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन, या ट्रम्प की दादागिरी। दुनिया क्या देखेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।